नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास केमिकल कंपाउंड जो है बॉडी में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। अगर हमारे पास सिंथेसाइज होंगे कंपाउंड्स तो हमारे पास उसको एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। अगर हमारे पास कट डाउन या ब्रेक डाउन होंगे मॉलिक्यूल्स उसको हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की एग्जांपल हमारे पास है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का बनना, ग्लाइकोजन का बनना। और कैटाबॉलिज्म के अंदर हमारे पास आ जाएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस और डिफरेंट रिएक्शन जिसके अंदर ब्रेकडाउन इन्वॉल्व है। लिपोलाइसिस हो गया। उसके बाद एम्फीबॉलिक रिएक्शन। एम्फीबॉलिक रिएक्शन वो हैं जो कि हमारे पास एज क्रॉस रोड्स एक्ट करते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास TC एसिट्रिक एसिड साइकिल। एसिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो हमारे पास तमाम जो रिएक्शंस हैं वहाँ पे आके कंडेंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसके बाद हमारे पास अगर बात करें तो हमारे पास टोटल जितनी भी फूड हम इंटेक करते हैं उससे हमारे पास 1920 से 2900 किलो कैलोरीज हमें पर डे रिक्वायर्ड होती हैं और इससे एनर्जी हमें मिलती है अबाउट 8 to 12 मेगा जाउल। इसके अंदर हमारे पास 40 to 60% हमने कार्ब्स लेने होते हैं, 30 to 40% हमने लिपिड्स लेने होते हैं और 10 to 15% हमने प्रोटीन्स लेनी होती है। कैटाबॉलिज्म की अगर हम स्टेजेस देखें तो हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोलिसिस। फिर हम किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले हाइड्रोलाइज करते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह को और कार्बोहाइड्रेट्स को, फिर उसको एसिटाइल CoA में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम ऑक्सीडेशन करते हैं एसिटाइल CoA की ऑक्सीडेशन के अंदर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन कंपाउंड्स की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की। इससे हमारे पास जो है ये कंपाउंड अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में ब्रेक हो जाएंगे। फिर हमारे पास स्टेज 2 में हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को जो कि क्या है अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड और ग्लिसरॉल, इनको एसिटाइल CoA में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद एसिटाइल CoA की ऑक्सीडेशन कर देंगे थ्रू TCA साइकिल और यहाँ से हमारे पास ATP और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म की तो इंट्रासेलुलर होती है कि हमारे पास कितना सबस्ट्रेट अवेलेबल है, जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा उतनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म उसकी हो सकती है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक एक्टिवेशन और उसके अलावा प्रोडक्ट की इनहिबिशन के जो प्रोडक्ट बन रहा है वही आके इनहिबिट करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकती है रेगुलेशन, गैप जंक्शन, सरफेस सरफेस एडहेजन। इसके अलावा डायरेक्ट कम्युनिकेशन और सेकंड मैसेंजर थ्रू के सिस्टम के थ्रू भी हमारे पास रेगुलेशन हो सकती है। इसके अंदर GPCR आ जाएगा, जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर, प्रोटीन काइनेज, प्रोटीन फॉस्फेटेज और साइक्लिक AMP वगैरह यूज होते हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये हमारे पास रेगुलेशन है थ्रू साइक्लिक GPCR के अंदर हमारे पास हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर होता है जिसकी 7 लेग्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास एक G प्रोटीन होता है जिसके 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, और एक फैक्टर होता है एडेनालाइल साइक्लेज। जब यहाँ पे आके हार्मोन वगैरह को अटैच करते हैं तो हमारे पास यहाँ से सिग्नल जाते हैं G प्रोटीन को। G प्रोटीन के अंदर अल्फा सब यूनिट के अंदर GTP एक्टिविटी होती है। ये अल्फा सब यूनिट जो है वो यहाँ पे GTP रिप्लेस होती है जिसकी वजह से हमारे पास जो है अल्फा सब यूनिट इन दोनों से डिटैच करके हमारे पास जाता है एडेनालाइल साइक्लेज। एडेनालाइल साइक्लेज हमारे पास इसलिए है कि ताकि यहाँ पे ATP से साइक्लिक AMP बने। यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक AMP बनती है। साइक्लिक AMP के बनने की वजह से हमारे पास जो ये एडेनालाइल साइक्लेज है वो प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज के हमारे पास 4 सब यूनिट होते हैं, 2 रेगुलेटरी और 2 कैटालिटिक। कैटालिटिक सब यूनिट्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं, अलग होकर वो फिर हमारे पास प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कराते हैं और दूसरे इंट्रासेलुलर इफेक्ट्स देते हैं। इसके बाद हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ग्लूकोज जो है वो हमारे पास थ्रू ग्लूट्स ट्रांसपोर्ट हो सकती है इनटू द सेल्स। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के ग्लूट्स हैं। ग्लूट 1 जो है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल और ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर होता है। ग्लूट 2 जो है वो हमारे पास बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास के अंदर होता है। ग्लूट 3 न्यूरॉन्स के अंदर। ग्लूट 4 जो है वो हमारे पास एडिपोज टिश्यू, मसल, लिवर, किडनीज वगैरह, मसल्स और एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है। 2 जो है वो लिवर, किडनी और पैंक्रियास की बीटा सेल के अंदर होता है। 5 जो है वो फ्रुक्टोज के लिए स्पेसिफिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और टेस्टिस के अंदर होता है। ये हमारे पास सोडियम इंडिपेंडेंट होती है, सोडियम और ATP इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट जो कि ग्लूट्स के जरिए होती है। इसके बाद हमारे पास जो है सोडियम डिपेंडेंट और ATP डिपेंडेंट होती है जिसके अंदर हमारे पास सोडियम ऐसा को ट्रांसपोर्टर यूज होता है और हमारे पास ये कहाँ पे होता है प्रोसेस इन द रीनल ट्यूब्यूल कोरॉइड प्लेक्सस के अंदर। इसके बाद हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं और उससे हम बनाते हैं फॉस्फेट डेरिवेटिव। वो फॉस्फेट डेरिवेटिव क्या करते हैं हमारे पास साथ में हमारे पास पायरुवेट और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं और एनर्जी। ये जो फॉस्फेट डेरिवेटिव है ये हमें एनर्जी देते हैं हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स की फॉर्म में, यानी कि ATP बनाने का प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। enzymatic breakdown of carbohydrate by the way of phosphate derivatives with the production of pyruvate and lactic acid and energy stored in high energy phosphate bond. ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हमारे पास साइटोसोल के अंदर होती है। इसके हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, और हमारे पास ये तमाम सेल्स के अंदर होती है और टेस्टिस, किडनी, मेडुला, RBC के अंदर जो है वो एनारोबिक RBC, YBC, WBC, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, किडनी का मेडुला और टेस्टिस, ये वो जगह है जहाँ पे हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से हमारे पास लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट। अब इसके अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज में मिला है कार्बोहाइड्रेट से, उसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया है। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास अब एक फॉस्फेट इसके अंदर ऐड हुआ तो ATP यूज होगा और यहाँ पे एंजाइम होगा हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। ये स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है तो इसकी वजह से यही हमारे पास रेगुलेटरी स्टेप आएगा। नंबर 1 पे हमारे पास रेगुलेटरी स्टेप आएगा ये वाला। इसके बाद हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। यहाँ पे सिर्फ आइसोमराइजेशन होगी तो आइसोमेरेज यूज होगा। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा जिससे हमारे पास क्या है यहाँ पे भी एक ATP यूज होगी क्योंकि 6 के अलावा 1 पोजीशन के ऊपर भी फॉस्फोराइलेशन हुई है और यहाँ पे हमारे पास रेगुलेशन होगी थ्रू ATP। अगर ज़्यादा होगी तो हमारे पास ये प्रोसेस कम होगा और अगर हमारे पास AMP ज़्यादा होगी तो ये प्रोसेस ज़्यादा होगा। इसके अलावा फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट एक कंपाउंड बनता है वो भी हमारे पास इसको रेगुलेट करता है। अगर वो ज़्यादा होगा तो हमारे पास ये प्रोसेस जो है यानी कि ग्लाइकोलाइसिस कम, अगर वो ज़्यादा है तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा होगी और अगर वो कम है तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस कम होगी। यहाँ पे एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ये भी इरिवर्सिबल स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारे पास रेगुलेशन के अंदर आ जाएगा ये। इसके रेगुलेटरी स्टेप हमारे पास मेन वो क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा, यहाँ आता है मोस्टली। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों आपस में जो हैं
ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं, 6 कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं, वो 3 कार्बन वाले में स्प्लिट कर गया, दो बन गए हैं कंपाउंड्स हमारे पास D3P और DHAP, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। इनके अंदर से जो हमारे पास D3P है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उसने आगे कन्वर्ट हो जाना 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में जब ये कन्वर्ट होगा ना तो हमारे पास एक NADH का मॉलिक्यूल बनेगा। NADH को हमने नोट करते जाना है क्योंकि हमारे पास आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब पास करेगा तो एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे इसकी डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी है। अब हमने ये भी नोट करना है कि जहाँ जहाँ इंसान के साथ लगा होगा ना डिहाइड्रोजिनेज, वहाँ वहाँ हमें मिलेगी एनर्जी। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज यूज होगा, एनर्जी मिलेगी थ्रू NADH और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करेंगे। 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होगा और यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज यूज होगा। काइनेज वो कंपाउंड है जहाँ पे हमारे पास जिस एंजाइम के साथ लगेगा वहाँ पे हमारे पास ATP प्रोड्यूस होगी, ADP से ATP। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से हमारे पास 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ये सिर्फ हमारे पास यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, 3 से 2 पे आ जाता है। फिर हमारे पास है फॉस्फोइनोल पायरोवेट। फॉस्फोइनोल पायरोवेट बनता है हमारे पास 2-फॉस्फोग्लिसरेट से और यहाँ पे हमारे पास इनोलेज एक एंजाइम यूज होता है। ये एंजाइम जो है हमारे पास फ्लोराइड से इनहिबिट होता है। फ्लोराइड जो है इसको इनहिबिट करता है और हमारे पास अगर टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड ना हो तो डेंटल कैरीज हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है फिर पायरोवेट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पायरोवेट काइनेज, अब यहाँ पे भी काइनेज एंजाइम है तो हमारे पास ADP से ATP बनेगी और पायरोवेट बन गया। अब ये पायरोवेट जो है ये स्टेप भी इरिवर्सिबल है तो ये हमारे पास थर्ड रेगुलेटरी स्टेप है। PEP फॉस्फोइनोल पायरोवेट से पायरोवेट बनने वाला स्टेप भी हमारे पास रेगुलेटरी स्टेप आ जाएगा, पायरोवेट काइनेज। तो कौन कौन से एंजाइम रेगुलेटरी? हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 और पायरोवेट काइनेज, ये हमारे पास 3 रेगुलेटरी स्टेप्स हो गए, 3 रेगुलेटरी एंजाइम होंगे। अब इसको हमारे पास जो है फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन का मतलब ये है कि पीछे कोई एक प्रोडक्ट ऐसी बनी है जो कि इस रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है। लाइक फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट हमारे पास पीछे बना था, वो हमारे पास इस रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। अगर वो ज्यादा होगा तो वो इस रिएक्शन को रोक देगा और अगर वो कम होगा तो हमारे पास इस रिएक्शन को ज्यादा कर देगा। सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, अगर वो ज्यादा होगा तो ये रिएक्शन भी ज्यादा होगा और अगर वो कम होगा तो ये रिएक्शन भी कम होगा। इधर से अगर रट्टा मारना है तो हमारे पास एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 से BPG, बापू पागल, 3 पागल, 2 पागल, पागल ही पागल, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड बिस्फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरोवेट और पायरोवेट बन जाएगा। ये एंड प्रोडक्ट है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। अब हम रेगुलेटरी स्टेप्स की बात कर रहे हैं। रेगुलेटरी स्टेप के अंदर मैंने बता दिया कि हमारे पास 3 स्टेप हैं। एक तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे हमारे पास हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम यूज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास ATP से ADP बन रही है, ठीक है, ATP की यूटिलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज, इसका डिफरेंस आता है। इसके डिफरेंस के अंदर ये है कि हमारे पास ग्लूकोकाइनेज जो है वो लिवर के अंदर होता है और बीटा सेल और पैंक्रियास के अंदर होता है, जबकि हेक्सोकाइनेज तमाम टिश्यू के अंदर होता है। हमारे पास जो ग्लूकोकाइनेज है इसका Km यानी कि जो कांस्टेंट होता है एंजाइम का वो हमारे पास हाई होता है, इसका हमारे पास हेक्सोकाइनेज का लो Km होता है। ग्लूकोकाइनेज की एफिनिटी जो है वो लो होती है जबकि हेक्सोकाइनेज की हाई होती है। इसकी Vmax यानी कि वेलोसिटी जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी होती है वो हाई है, इसकी लो Vmax है। ये जो है इंसुलिन से इंड्यूस होता है, ये इंसुलिन से इंड्यूस नहीं होता है, ये सिर्फ ग्लूकोज के लिए होता है। ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज लैक्टोज सबके लिए होता है। उसके बाद हमारे पास नॉन एलोस्टेरिक इनहिबिशन है इसकी एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन ये है कि हमारे पास जो भी एंजाइम है वो अपनी बाइंडिंग साइट के अलावा किसी और भी जगह से इनहिबिट हो सकता है, जिसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, वहाँ से भी इनहिबिट हो सकता है। इसकी नॉन एलोस्टेरिक इनहिबिशन है, ये ग्लूकोज सेंसर के तौर पर यूज होता है और ये नहीं होता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड है, ये ग्राफ है दोनों के लिए। ग्लूकोकाइनेज जो है उसकी हमारे पास Vmax ज़्यादा होती है और एफिनिटी वगैरह कम होती है। ये हमारे पास हेक्सोकाइनेज है जिसकी Vmax जो है वो कम होती है। सेकंड रेगुलेटरी स्टेप के अंदर हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से, जहाँ पे हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट बन रहा है। इधर हमारे पास एंजाइम है PFK1 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। इसके अलावा बॉडी के अंदर इसका एक और म्यूटेटेड होता है, म्यूटेटेड तो नहीं नॉर्मली होता है, PFK2। अब इस स्टेप की रेगुलेशन एक तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है जो कि हमारे पास थ्रू ATP, सिट्रेट एंड AMP। जब भी हमारे पास जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही होगी बॉडी में, ATP और सिट्रेट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस को ब्लॉक कर देंगे और अगर एनर्जी कम है बॉडी में तो AMP जो है वो इन प्रोसेस को स्टिमुलेट कर। हमने रेगुलेशन देखनी है PFK1 की। PFK1 की रेगुलेशन के लिए हमें एक और एंजाइम देखना पड़ेगा, PFK2 जो कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 है। ये जो है हमारे पास क्या है, इसकी 2 डोमेन्स होती हैं, फॉस्फेटेज डोमेन और काइनेज डोमेन। जब हमारे पास बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होने का मतलब कि हमने ग्लाइकोलिसिस करनी है तो हमारे पास इंसुलिन आएगी। उस इंसुलिन से क्या होगा कि हमारे पास साइक्लिक AMP और प्रोटीन काइनेज A का लेवल कम हो जाएगा। उसकी कमी की वजह से हमारे पास जो प्रोटीन PFK2 था उसकी होगी डीफॉस्फोराइलेशन। उसकी डीफॉस्फोराइलेशन से हमारे पास इसकी जो काइनेज डोमेन थी वो एक्टिव हो जाएगी और जो फॉस्फेटेज डोमेन थी वो इनएक्टिव हो जाएगी और हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट बनेगा काइनेज डोमेन की वजह से। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगी, 2,6-बिस्फॉस्फेट बनेगा। वो 2,6-बिस्फॉस्फेट जो है वो PFK1 को इंड्यूस कराएगा कि वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट बनाए और आगे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप होते रहें हमारा। अगर हमारे पास बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है तो इंसुलिन ज़्यादा है, इंसुलिन आएगी वो हमारे पास साइक्लिक AMP और प्रोटीन काइनेज A के लेवल को कम करेगी। उससे हमारे पास डीफॉस्फोराइलेशन होगी प्रोटीन PFK2 की। इसके अंदर हमारे पास ये होगा कि फिर PFK2 की जो काइनेज डोमेन है वो एक्टिव हो जाएगी। उसकी एक्टिविटी की वजह से हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से 2,6-बिस्फॉस्फेट बनेगा जो कि हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा टू फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा और वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6-बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और आगे ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस होगा।
अब इसका उल्टा करते हैं। इसका उल्टा ये है कि अगर हमारे पास बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम है तो ग्लूकागॉन ज़्यादा होगा। जब ग्लूकागॉन ज़्यादा होगा तो वो हमारे पास साइक्लिक एमपी और इसको बढ़ाएगा प्रोटीन काइनेज को, तो हमारे पास क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगी जो PFK2 था। इसके अंदर हमारे पास फॉस्फोराइलेशन से इसका काइनेज डोमेन इनएक्टिव हो जाएगा और फॉस्फोराइलेज डोमेन जो है वो एक्टिव होगा। जब ये एक्टिव होगा तो ये रिएक्शन उल्टा चलेगा, फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक नहीं रहेगा और ये रिएक्शन ऑपोजिट साइड पे जाएगा, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से ऑपोजिट साइड पे ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है। आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है वो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम था हमारे पास जहाँ पे कन्वर्जन हो रही थी, ये वाला एंजाइम, इसकी आर्सेनेट पॉइजनिंग हो सकती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रो। इसकी पॉइजनिंग की वजह से ADP आर्सेनेट कम्प्लेक्स बनेगा, जिससे हमारे पास आगे ATP और NADH जो है वो नहीं बनेंगे और ये स्टेप जो है बाईपास होने से ना हमारे पास ATP बनेगा ना NADH बनेगा आगे वाले। थर्ड रेगुलेटरी स्टेप है हमारे पास पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा और पायरुवेट काइनेज इसके एंजाइम होगा। इस स्टेप के अंदर भी हमारे पास ATP प्रोड्यूस होती है। इस स्टेप को फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन से रेगुलेट किया जाता है। फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी प्रोडक्ट जो पीछे रिएक्शन में बना है उससे हमारे पास कोई भी रिएक्शन कंट्रोल हो, लाइक फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट पीछे बना था, वही इस रिएक्शन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। पीछे से फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट ज्यादा आ रहा है तो ये रिएक्शन ज्यादा होगा और अगर वो कम आ रहा है तो ये रिएक्शन कम होगा। इसके अलावा हमारे पास कोवेलेंट रेगुलेशन हो है लीवर में, वहाँ पे साइक्लिक एमपी ज्यादा होता है। जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो हमारे पास साइक्लिक एमपी ज्यादा होगा। साइक्लिक एमपी ज्यादा होगा तो पायरुवेट काइनेज की हमारे पास फॉस्फोराइलेशन होगी, उसकी फॉस्फोराइलेशन से वो एक्टिव हो जाएगा और हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट में कन्वर्जन हो जाएगी स्टार्ट। पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी से हमारे पास क्या होगा, पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी से हमारे पास मैच्योर आरबीसी के अंदर हमारे पास हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, उनके अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते तो वो ग्लाइकोलाइसिस पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द एनर्जी। जब हमारे पास पायरुवेट काइनेज एंजाइम नहीं होगा तो पैप से पायरुवेट नहीं बनेगा। इससे हमारे पास क्या होगा, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम कम होंगे तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया कैसे होगा, ग्लाइकोलाइसिस कम होगी, ATP कम होगी और आरबीसी जो है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर ऑल्टरेशन आएगी, उसकी शेप अल्टर करेगी, वहाँ पे हमारे पास फिर फेगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी और प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी आरबीसी की। इसको हम कहते हैं नॉन स्पेरोसाइटिक हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया होगा आरबीसी का ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम, क्योंकि वो ग्लाइकोलाइसिस पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर एनर्जी। इसके अंदर हमारे पास हमने ये करना है कि रेगुलर ट्रांसफ्यूजन देनी है और इससे हमारे पास ये है कि आरबीसी के थ्रू ही हमारे पास मलेरिया ट्रांसमिट होता है। जब आरबीसी अपना साइकिल पूरा नहीं करा तो मलेरिया अपना साइकिल नहीं पूरा कर सकेगा, जिसकी वजह से हमारे पास आरबीसी की प्रीमेच्योर रप्चर की वजह से मलेरिया उस पर्सन को जिसको एनीमिया हुआ है उसको मलेरिया इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा। आई थिंक सो हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है, सॉरी बट नहीं है। पायरुवेट से हमारे पास अब एनारोबिक है तो हमारे पास पायरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाना है। पायरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट होने के लिए हमारे पास एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो हमारे पास NADH को यूटिलाइज करेगा। अब हमारे पास जो है ना पीछे बने थे 4 ATP, ठीक है, और हमारे पास 2 NADH, ठीक है, उसमें से अब एक NADH जो है इस कन्वर्जन के अंदर यूज हो जाएगा। तो हमारे पास अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो हमारे पास क्या ना NADH का हिसाब किताब हम बाद में देखते हैं। ये कहाँ होगा, लेंस में, कॉर्निया में, किडनी के मेडुला में, आरबीसीज में, WBCs में, मसल्स जो एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे क्या होगा, लैक्टेट ज्यादा होगा क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। पीएच जो है फिर लैक्टेट जो है वो एसिडिक है तो पीएच उसकी वजह से कम हो जाएगी, वहाँ पे क्रैम्प्स पड़ेंगे। इस लैक्टेट को हम ब्लड के जरिए जो है वो लीवर में ट्रांसपोर्ट कर देंगे और वहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज बना लेंगे। इस साइकिल को मेरे ख्याल में हम कोरी साइकिल कहते हैं। अगर हमारे पास ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर लैक्टिक एसिड का लेवल ज्यादा हो गया तो उसको हम लैक्टिक एसिडोसिस कहेंगे। लैक्टिक एसिडोसिस जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की टाइप है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी क्लैप्स होगा। कॉजेज क्या क्या है कि अगर हमारे पास ब्लड जो है वो सर्कुलेशन बंद कर चुका है क्योंकि हमारे पास कोई ट्यूमर वगैरह, कोई एम्बोलाई अटक गया उसके रास्ते में, कोई एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो गई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कोई अनकंट्रोल्ड हेमरेज है, शॉक है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है कि जब हमारे पास ऑक्सीजन कम होती है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी। ATP की कमी की वजह से एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है तो लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। ऑक्सीजन डेट क्या चीज़ है, ऑक्सीजन डेट वो अमाउंट है ऑक्सीजन की जो हमारे पास जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमें जो एडिशनल ऑक्सीजन रिक्वायर है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डेट। सिम्टम्स क्या होते हैं लैक्टिक एसिडोसिस के, वॉमिटिंग, नोजिया, रैपिड ब्रीथिंग क्यों करते हैं ताकि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सके। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या है कि अगर हम कॉज को ट्रीट करें, लाइक अगर पल्मोनरी शॉक वगैरह, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह है तो उसको ट्रीट करें। कोई अगर शॉक के अंदर है तो उसके ब्लड वॉल्यूम को पूरा करें। इसके अलावा हम कीटोजेनिक डाइट देंगे उस पर्सन को। एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो अगर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास सिर्फ 2 ATP मिलेंगे हमें, और अगर हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस 2 ATP के साथ 2 NADH मिलेंगे। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ये 2 NADH इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे पास लैक्टेट से पायरुवेट के अंदर कन्वर्जन के अंदर ये दोनों NADH जो है वो यूटिलाइज हो जाएंगे। इसके अलावा हार्मोनल रेगुलेशन है ग्लाइकोलाइसिस की। इंसुलिन जो है वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस को ज्यादा करता है, ग्लूकागॉन जो है वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस को कम करता है और एपिनेफ्रिन भी ग्लाइकोलाइसिस को कम करता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है पायरुवेट। पायरुवेट के सोर्सेज की अगर हम बात करें तो पायरुवेट हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है। इसके अलावा लैक्टेट से मिल सकता है, एलानिन से मिल सकता है, सिस्टीन, सेरीन और मैलिक एसिड, इन सब चीज़ों से हमारे पास हमें पायरुवेट मिल सकता है। फेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास पायरुवेट के आगे कन्वर्जन क्या, पायरुवेट जो है वो हमारे पास एसिटाइल CoA के अंदर चेंज हो सकता है थ्रू TCA साइकिल। TCA साइकिल के अंदर हमारे पास जो है पायरुवेट से एसिटाइल CoA बन जाता है PDH कम्प्लेक्स के जरिए। ये अभी हमने रिएक्शन आगे डिस्कस करना है। इसके बाद हमारे पास पायरुवेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज हो सकता है। ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज होने के लिए हमारे पास पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है और यहाँ पे हमारे पास बायोटिन यानी कि विटामिन B7 और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी जिसकी वजह से हमारे पास पायरुवेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी तो ऑक्सैलो एसीटेट चेंज हो जाएगा। ये स्टेप जब हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर होता है जब हमने ग्लूकोज बनानी होती है।
और पायरावेट जो है उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं हम, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और NADH यूज़ होगा, यहाँ पे एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास थायमीन डिपेंडेंट है ये भी स्टेप, ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है।